जिस हाल में खुदा ने रखा हमने रह लिया। जिस हाल में खुदा ने रखा हमने रह लिया। जीवन के इस सफर को भी हमने निभा लिया। इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया। नमस्कार, मैं जयंती संलोधी प्रधान नामा की इस खास श्रृंखला में साहित्य सारथी के इस श्रृंखला में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और वरुण प्रधान जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर उपस्थित होकर आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। निश्चित ही वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सागर के महान साहित्यकारों को परिचय कराया और उनको सुनने का हमें भी अवसर मिला। इसलिए आपके लिए साधुवाद देती हूँ। और आज मुझे महान कवि गोपाल दास नीरज की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और कवि होना वास्तव में बहुत ही सौभाग्य है। और कवियों की इस परंपरा से जुड़ना, मैं कवियों की इस कुल का चिराग तो नहीं पर एक नन्हा सा जुगनू अवश्य हूँ। और मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और ये साहित्य के संस्कार मुझे बचपन में अपने पिता से प्राप्त हुए। मेरा जन्म सागर जिले की देवरी तहसील में हुआ। और मेरे पिता बहुत ही अच्छे भजन गायक थे और स्वरचित भजन वो खुद लिखते थे और गाते थे। परिवार में परंपरागत गीत संगीत का माहौल था। और हमारे घर में प्रत्येक मंगलवार को संगीतमय रामायण का कार्यक्रम होता था। तो उसके माध्यम से मुझे बहुत चीज़ें सीखने और सुनने को मिली। और उस समय जब ये टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का समय नहीं था, वो जब हमारा बचपन था, तब हमें हमारे पिता कथा, कहानियाँ और रामायण और कविताओं के माध्यम से हम लोग का मनोरंजन भी करते थे और नई नई चीज़ें सिखाते थे। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब हमारे पिता रामायण पढ़ते थे तो इतना भाव विभोर होकर पढ़ते थे कि गीत कभी कभी वो सीता जी की विदाई या राम भरत मिलाप का प्रसंग हो रामायण में, तो बरबस उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। पर जो मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, तो मुझे बचपन से ही अच्छी कहानियाँ पढ़ने का अवसर तो मिला है। लेकिन साहित्य लिखने और पढ़ने का जो है वो अपने स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों से मिला, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है साहित्य। लेकिन जीवन की विषम परिस्थितियों में जीते कैसे हैं, जीवन जीने की कला मुझे अपने पिता से प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए वह कह कर नहीं, जी कर सिखलाए हैं। और मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। विवाह के पश्चात जब मैं सागर में आई तो यहाँ पर मेरे पतिदेव का फोटो स्टूडियो था। और मुझे कुछ नया सीखना था, नए करने का शौक़ था। तो मैंने उनसे फ़ोटोग्राफ़ी सीखी यहाँ कर, और फ़ोटोग्राफ़ी सीखी और फोटो स्टूडियो का 10 वर्ष तक कुशल संचालन भी मैंने किया। इस बीच में मैं रचनाएं लिखती थी, कविताएं लिखती थी। मैं स्कूल की जो कॉलेज की पढ़ाई तो छूट गई थी, लेकिन किताबों का पढ़ना नहीं छूटा था, पढ़ती थी। और कभी कभी अपनी रचनाएं, छोटी छोटी कविताएं लिख लेती थी। और इस बीच उस समय विवाह शादियों में अभिनंदन पत्र का बहुत
चलन था। किसी भी बेटी की विवाह में अभिनंदन पत्र अच्छे से पढ़ा जाता था। वो तो मैं अभिनंदन पत्र लिख लेती थी, और अभिनंदन पत्र, आभार पत्र जो मेरे रिश्तेदारों में सबको पता था कि मैं लिखती हूँ, तो मुझसे कहते थे कि लिख दो। मैं अभिनंदन पत्र लिखती थी। आज भी कई परिवारों में मेरे लिखे अभिनंदन पत्र दीवारों पर टंगे मिल जाएंगे। और इस तरह समय निकलता जा रहा था, और एक घटना दिल्ली में घटी, निर्भया कांड जब हुआ, उस घटना ने मुझे झकझोर दिया एकदम से। सारे देश में टीवी में अखबारों में उसकी बहुत चर्चा हो रही थी, और यह सुनकर मेरा मन विचलित हो गया कि आखिर हमारे देश में कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इतना अन्याय क्यों होता है? बेटियों के साथ की सुरक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? और कितनी असुरक्षित हैं बेटियां। इसे सुनकर मुझे बहुत आक्रोश भी था। अब मैं अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाऊं, किस तक पहुंचाऊं? सबसे अच्छा माध्यम कलम ही था, इसके जरिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती थी। तब मैंने उस समय मेरे घर पर एक प्रसिद्ध दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पांचजन्य पत्रिका आती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने विचार इसी के माध्यम से भेजा जाए। मैंने एक आलेख लिखा और इसी पत्रिका के पते पर भेज दिया, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाना थी, और इससे बेहतर मुझे कुछ उपाय नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एक आलेख लिखा और पत्राचार द्वारा भेज दिया। अब मुझे नहीं था मालूम कि इसका क्या परिणाम होगा, भेजना था तो भेज दिया। पर अगले महीने पत्रिका में मेरा आलेख प्रकाशित भी हुआ, और साथ ही एक पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ। इसमें लिखा था कि मेरी रचना को पुरस्कृत किया जाएगा, और उसके फलस्वरूप 500 रुपये की प्रभात प्रकाशन की मुझे किताबें भेजी जाएंगी। कुछ समय बाद वो किताबें भी आईं। लेकिन इस घटना से मेरे अंदर विश्वास जागृत हो गया कि मैं लिख सकती हूँ और अच्छा लिख सकती हूँ। तब से मैंने अपना लेखन कार्य शुरू किया पूर्ण समर्पण के साथ, और लगातार तब से कलम रुकी नहीं है, निरंतर चल रही है। मैंने बहुत कविताएं लिखी। 2014 में आध्यात्मिक संस्कार मुझे बचपन में प्राप्त हुए थे, तो जो मैंने प्रकाशित हुई किताब पथ नाम से, उस किताब का मूल उद्देश्य यही था कि मानव एक यात्री है, और अनंत जीवन का अनंत पथ पर जीवात्मा किस तरह चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अनेक रचनाओं की रचना की, और उस पुस्तक को 2014 में प्रकाशित हुई वो। और उसमें मैंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर के जो रचना रची थी, उसमें मूल उद्देश्य यही था कि किस तरह से इस देश में अनाचार और ये कब तक चलता रहेगा। एक रचना मैंने लिखी, सुनिएगा कि मौत के साए में कैसे पल सकेंगी बेटियां, मौत के साए में कैसे पल सकेंगी बेटियां, जुल्म की अग्नि में कब तक जलेंगी बेटियां, जुल्म की अग्नि में अब कब तक जलेंगी बेटियां। वो जमाना और था जब थे विदेशी व सती, वो जमाना और था जब थे विदेशी व सती, अब हिंद के हैवानों से कैसे बचेंगी बेटियां, अब हिंद के हैवानों से कैसे बचेंगी बेटियां।
अस्मिता क्यों दाव पर। यह प्रश्न था मेरा समाज के सामने, और इसलिए इस गीत की रचना की मैंने कि हर युगों में नारी की अस्मिता क्यों दाव पर। प्रश्न जस के तस खड़े हैं, क्या करेंगी बेटियां। प्रश्न जस के तस खड़े हैं, क्या करेंगी बेटियां। दिन में जली कभी रात में, कभी फांसी के फंदे चढ़ी। दिन में जली कभी रात में, कभी फांसी के फंदे चढ़ी। अग्नि परीक्षा कब तलक देती रहेंगी बेटियां। अग्नि परीक्षा कब तलक देती रहेंगी बेटियां। जुल्म की अग्नि में अब कब तक जलेंगी बेटियां। मौत के साए में कैसे पल सकेंगी बेटियां। दिन में जली कभी रात में, कभी फांसी के फंदे चढ़ी। दिन में जली कभी रात में, फांसी के फंदे पर चढ़ी। अग्नि परीक्षा कब तलक देती रहेंगी बेटियां। अब जया ने भी उठा ली है कलम तलवार की। अब जया ने भी उठा ली है कलम तलवार की। जंग अब शब्दों की शक्ति से लड़ेंगी बेटियां। जुल्म अब शब्दों की शक्ति से लड़ेंगी बेटियां। मौत के साए में कैसे पल सकेंगी बेटियां। जुल्म की अग्नि में अब कब तक जलेंगी बेटियां। इस तरह की रचनाओं को मैंने सृजन किया। और यदि कोई पूछे कि साहित्य क्या है, तो मेरे हिसाब से भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति ही साहित्य है। और साहित्य हमारे कण कण में किस तरह रचा बसा है, ये तो जब हम देखते हैं कि हमारे जो दादी नानी बुआ लोग जो प्राचीन से परंपरागत गीत गाती आई हैं, तो उसको उसमें जो पढ़े लिखे नहीं होती थी ये पुरानी समय में, तो ये साहित्य कैसे सृजन करती थी, कैसे रच लेती थी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कि उनके भावनाओं से जोड़ के। साहित्य मतलब भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो जैसे पारंपरिक गीतों में माताएं बहनें गाती हैं कि भई न बिरज की मोर सखीरी में तो, भई न बिरज की मोर, भई न बिरज की मोर सखीरी में तो, भई न बिरज की मोर। ओढ़े ओढ़े पंख गिरे धरनी में, ओढ़े ओढ़े पंख गिरे धरनी में, बीनत जुगल किशोर सखीरी में तो, भई न बिरज की मोर। इस तरह की भावपूर्ण गीतों की रचने वाली जो रहे माताएं बहनें रही होंगी, वो ना पढ़ने से नहीं, वो तो अनपढ़ थी तब भी इतनी उनको सृजन करती थी। किसी ने तो लिखा होगा इस तरह का। मेरा कहने का मतलब कि हमारे समाज में साहित्य भरा पड़ा है चारों तरफ, बस देखने की दृष्टि चाहिए। और इस निरंतर मैं अपना सृजन का कार्य करती रही। और मैंने इसमें मेरी एक दूसरी किताब शब्दों की निर्झरणी 2020 में प्रकाशित हुई। और इस किताब का मेरा सोचना था कि नारी
और नदी का जीवन एक जैसा होता है। जैसे इसलिए मैंने इसे शब्दों की निर्झरणी का नाम दिया। निर्झरणी मतलब नदी, और जिस तरह एक नदी जहाँ जन्म लेती है वहाँ एक छोटे स्वरूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और एक उसके रास्ते में कोई हाईवे या समतल रास्ता नहीं होता है उसके जीवन में। कहीं चट्टानें, कहीं पर्वत, कहीं खाई, कहीं खंदक और कहीं कांटे होते हैं। इस तरह नारी के जीवन में भी विषम परिस्थितियाँ होती हैं। उसके जीवन में एक नारी होने के नाते मैं इन चीज़ों को, इन विषय को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और इन्हीं भावों को लेकर मैंने इस पुस्तक की रचना की। इसमें नारियाँ, बेटियाँ और अन्य सभी विषयों को समेटा है। मेरी लेखन की विधा मूलतः काव्य ही है। गद्य में भी लिखती हूँ, लेकिन काव्य में ज़्यादातर मेरी रचनाएं गेय हैं, उन्हें गाया जा सकता है, गीत के स्वरूप में है। और गीत और गज़ल और कविताएं, ये सभी को इसमें मैंने समाहित किया है। और इस 2020 में सागर की अग्रणी संस्था साहित्य, संस्कृति और भाषा को समर्पित श्यामलम संस्था और चतुर्वेदी परिवार द्वारा मुझे जीपी अनंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी इस लेखन को प्रोत्साहित किया और सम्मानित करके गौरवान्वित किया। चतुर्वेदी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस क्रम में मेरे लेखन सिर्फ किताब तक नहीं, बाहर की भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रही रचनाएं, और अभी भी हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ मुंबई साहित्य अकादमी द्वारा। उसमें मेरी एक प्रतियोगिता में रचना को सम्मिलित किया गया था, उसके फलस्वरूप मुझे वहाँ से सम्मानित किया गया। और भी विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की बात करना चाहती हूँ। मैंने विभिन्न साहित्यिक समूहों में लिखा, वहाँ भी मेरी रचना को सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। इस तरह निरंतर साहित्य की साधना मेरी चल रही है। और अभी मेरा अगली किताब की मैं तैयारी में हूँ। उसमें हमारा जो बुंदेलखंड, निश्चित ही हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हमें सृजन करना चाहिए, लेकिन आंचलिक भाषा से हमारी बुंदेली बहुत ही प्यारी बोली है और उसमें बहुत मिठास है। बुंदेली बोली को लेकर के उसके हमारे पारंपरिक गीतों, पारंपरिक रीति रिवाजों पर, एक एक रीति रिवाज पर सैकड़ों गीत भरे पड़े हैं। मैं उनको एकत्रित करना चाहती हूँ ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ उस हमारी इस संस्कृति से, हमारी इस परंपराओं से परिचित हो सके, क्योंकि जीवन इस तरह से बदल रहा है और लोग इन चीज़ों को विस्मृत करते जा रहे हैं। तो उनको सहेजने और समेटने का मैंने प्रयास किया है। तो इसके लिए अगली किताब की मैं तैयारी कर रही हूँ। और लेखन को ऐसा है कि उसमें निरंतर साधना, साहित्य एक साधना है और साधना निरंतर चलती रहती है और चलनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। एक गीत और सुनिएगा मेरा, कि जब हौसलों का दीप यूं दिल में जला लिया, जब हौसलों का दीप यूं दिल में जला लिया, इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया, इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया। गम लाख थे मगर हम चलते चले गए, गम लाख थे मगर हम चलते चले गए, एहसास भरे सपनों से जीवन सजा लिया, एहसास भरे सपनों से जीवन सजा लिया। जिस हाल में खुदा ने रखा हमने रह लिया, जिस हाल में खुदा ने रखा हम
हमने रह लिया, जीवन के इस सफर को भी हमने निभा लिया, जीवन के इस सफर को भी हमने निभा लिया। हमको कभी किसी से शिकायत नहीं, हमको कभी किसी से शिकायत नहीं। जब दर्द को ही हमने अपना बना लिया, जब दर्द को ही हमने अपना बना लिया। मौसम था पतझड़ों का अंधेरा गली गली, मौसम था पतझड़ों का अंधेरा गली गली। उम्मीद के सहारे जीवन चला लिया, उम्मीद के सहारे जीवन चला लिया। इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया। अब साध के थे डेरे दिन रात हमको घेरे, अब साध के थे डेरे दिन रात हमको घेरे। ली हाथ में कलम और सूरज उगा लिया, ली हाथ में कलम और सूरज उगा लिया। इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया। दी रोशनी सभी को अच्छे विचार की, दी रोशनी सभी को अच्छे विचार की। जीवन जयान जी कर उपवन खिला लिया, जीवन जयान जी कर उपवन खिला लिया। इस जिंदगी को जीने के काबिल बना लिया।